में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त रांची से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद 3 जून तक बढ़ी है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिशों में जुटी सरकार, लॉकडाउन के दौरान बसों के परिचालन पर रोक। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद 30 जून तक बढ़ी। निजी वाहनों से बाहर निकलने वालों के लिए ई पास अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था और अब इसकी मियाद 3 जून तक बढ़ गई है। तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश में सरकार लगातार जुटी हुई है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेल और हवाई यात्रा करने वालों के लिए टिकट होना जरूरी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शुभम, अब रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद को बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल नियाज, देखिए 27 तारीख के सुबह 6 बजे तक, आज ही के दिन और सुबह 6 बजे तक लागू रहनी थी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। लेकिन कोरोना के जो संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे थे और आज से ठीक 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा कर 3 जून के सुबह 6 बजे तक प्रभावित रहने का आदेश दिया गया। क्योंकि इसी बीच कई चीजें हैं, कोरोना की बढ़ता ग्राफ देख सकते हैं, ब्लैक फंगस का नया खतरा देख सकते हैं और जो यास तूफान का कहर, वो तीनों चीज बरकरार है झारखंड में। और तीनों चीज के मद्देनजर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया है। पाबंदियां बरकरार रहेंगी, जो भी पाबंदी पहले की लगाई गई थी आज भी वो 3 जून तक उस पाबंदियों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लागू करने का दिशा निर्देश दिया गया है। महत्वपूर्ण बात करें नियाज तो ई पास को लेकर, क्योंकि जब से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था और संक्रमण को रोकने के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर घर से बाहर जाता है तो उसे ई पास दिखाना जरूरी होगा। लेकिन अभी कुछ छूट दी गई है, चाहे वो मीडिया के कर्मी हो चाहे वो सरकारी स्टाफ हो, उन्हें ई पास की आवश्यकता नहीं है। बस वो अपने आइडेंटिटी कार्ड पर एक जगह से दूसरी जगह अपने कह सकते हैं ऑफिस और जॉब पर जा सकते हैं। दूसरी बात करें तो जिस तरीके से झारखंड में जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर देखने को मिला था, शायद इसी वजह से जो झारखंड में कोरोना के ग्राफ में गिरावट आई थी और रिकवरी रेट अचानक से झारखंड में पूरे राज्यों की तुलना करें तो झारखंड एक अव्वल स्थान प्राप्त कर चुका था। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह कारगर उपाय कहीं ना कहीं राज्य की जनता के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। तीसरी बात करें नियाज तो जिस तरीका से 3 जून तक इस अवधि को बढ़ाया गया है, परिचालन पूरी तरीके से प्रभावित रहेगा। अगर किसी को बाहरी ट्रेन और एरोप्लेन के 2 सुविधाएं दिए गए हैं, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति बसों के परिचालन की बात करें तो पूरी तरीके से अभी ठप है। लेकिन अब राज्य की जनता को सजग होने की जरूरत है, क्योंकि इस महामारी के दौर के बीच ब्लैक फंगस ने भी झारखंड में दस्तक दे दी है और ब्लैक फंगस के आए दिन मरीज मिलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन तमाम पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं और इन तमाम पहलुओं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से कल देर शाम आपदा प्रबंधन की बैठक भी बुलाई गई थी और जो मौजूदा तस्वीर और मौजूदा स्थिति है तूफान यास को लेकर के, उस पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पैनी नजर बना के रखी है। जी नियाज। जी शुभम, तो मीडिया कर्मियों के अलावा वो और कौन से विभाग हैं और कौन से लोग हैं जिन्हें ई पास में छूट दी गई है? देखिए कई ऐसे विभाग है, जैसे मीडिया की मैंने बात कही थी और रेलवे स्टाफ की बात कही थी। सचिवालय में 33% अब कह सकते हैं आबादी के साथ काम होंगे, लेकिन दोपहर 2 बजे तक होंगे। झारखंड में और भी जैसे जो जरूरत के दुकान जैसे मेडिकल स्टाफ हो गए, उन्हें बस आईडी कार्ड की जरूरत है जिस प्रतिष्ठान में वो काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो जिस तरीका से सुबह 6 बजे से लेकर मात्र 2 बजे तक ही प्रतिष्ठानों को खोलने की जो अनुमति पहले की तरह 3 जून तक अब प्रभावित रहेगी। मतलब कह सकते हैं कि सारी चीज जो पहले की समय में थे, 27 तारीख की अगर पहले की बात करें, उस समय जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वो पाबंदियां बरकरार रहेंगी। कोई नई छूट नहीं दी गई है, बस ई पास में थोड़ा सा संशोधन किया गया है कि जरूरत के जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्टाफ हो, चाहे वो मेडिकल कर्मी हो, चाहे वो मीडिया के कर्मी हो, उन्हें पास दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो बस अपना आई कार्ड दिखाएं और पुलिस कर्मियों से बहस ना करें, ऐसी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से आदेश दिए गए हैं।
लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीका से ई पास में छूट तो जरूर दे दी गई है, लेकिन इसी बीच भारी बारिश ने भी झारखंड को कह सकते हैं और झारखंड के अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में भी प्रभावित किया है और परिचालन पूरी तरीके से फिलहाल तो ठप है। लेकिन तारीफ करनी होगी नियाज की जिस तरीका से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो असर देखने को मिला है, खैर इसी वजह से झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है और तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरीके से तैयार हैं। इसीलिए राज्य में 1,39,00,000 बच्चों की रक्षा के लिए कमर कस ली है सरकार ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रांची स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद 3 जून तक बढ़ी है। तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश में सरकार जुट गई है। लॉकडाउन के दौरान बसों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है और इसकी मियाद 3 जून तक बढ़ा दी गई है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ओडिशा में तबाही मचा रहे यास चक्रवात का असर बिहार में दिखने को मिल रहा है। पटना समेत राज्य के 33 जिलों में मौसम बदल गया है। आसमान में काले बादल हैं। शाम 5 बजे से दक्षिणी, मध्य और पूर्वोत्तर बिहार के कम से कम 18 जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तूफान की वजह से बिहार में हल्की सी मध्यम बारिश ही होगी। इसके नुकसान की आशंका नहीं है। बावजूद इसके राज्य सरकार से लेकर सभी जिलों का प्रशासन अलर्ट है। राज्य भर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 24 टीमें तैनात कर दी गई हैं और साथ ही 18 स्पेशल ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। गंगा नदी के तटवर्ती 10 जिलों में बुधवार शाम से बूंदाबांदी के साथ हल्की से मध्यम बारिश शुरू हुई है। पटना, वैशाली, गया, नालंदा, मुंगेर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, बेगूसराय और भागलपुर में बारिश हो रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गौतम, जिस तरीके से यास तूफान ने दस्तक दी है, तो अभी वहां के ताजा हालात क्या हैं और कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं? देखिए, यूं तो पूरा बिहार इस यास चक्रवात की तूफान के कहर से इस वक्त प्रभावित है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इलाके हैं और जो जिला है वो चूंकि पटना है, पटना के आसपास के जो तमाम जिले हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। और पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम में 2 दिनों से धूप नहीं निकली है। अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन भर का मौसम बिल्कुल ऐसा लगता है कि शाम होने को है। तो कहीं ना कहीं ये जो उड़ीसा के बाद तूफान का जो पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड के रास्ते से जो बिहार में एंट्री हो रही है, इसमें अगर बॉर्डर इलाके की बात करें नियाज, तो सबसे पहले बांका, उसके साथ ही जमुई, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर सिल्क सिटी होते हुए राजधानी पटना शाम 5:30 बजे अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग के मुताबिक कि शाम 5:30 बजे तक पहुंचेगा। और इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे चक्रवात में लगभग 160 मिलीमीटर बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। और ये भी कहा गया है कि जो लखीसराय कहलगांव का जो क्षेत्र है वहां पर 80 तक बारिश हो चुकी है, यानी कि स्थितियां वहां की अच्छी नहीं है। मौसम बेहद खराब है। और पटना में 5:30 बजे शाम तक रुक रुक कर 1.9 यानी 1.9 mm, गया में 31 mm, भागलपुर में 9.9 mm बारिश अभी हो चुकी है। पूर्णिया में भी वही हाल है। इसके अलावा यास को लेकर जो सरकारी मशीनरी है या जो सरकार है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीम, इसके अलावा जो स्टेट आपदा प्रबंधन की तरफ से एसडीआरएफ की टीमें जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। पिछले 2 दिनों से लगातार अलर्ट मोड पर है। और आज का दिन बहुत खास है। चक्रवात के लिहाज से देखें तो आज का दिन बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरीके की आपदा है। लेकिन लोगों में अब ये खौफ इस तूफान का इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरह से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका ये चक्रवात कमजोर हुआ है, तो लिहाजा बिहार के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि तूफान से तबाही तो होती ही है और लिहाजा जो कम जो वैसे मकान जो मिट्टी के बने होते हैं, फूस के बने होते हैं, वैसे मकानों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी क्योंकि 150 या 140 के
रफ्तार का अगर तूफान अगर आधा कर भी दे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम नहीं होती है। और ऐसे में जो टीन के जो छत होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, खास करके जो लोग बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं तो वो मुर्गी पालन के लिए, पशुपालन के लिए टीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे किसानों को भी दिक्कतें होगी। सबसे ज्यादा नियाज ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि जो बेवजह घर उससे बाहर ना निकले, खास करके किसान तो बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि वज्रपात की संभावना है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता तेज हवाओं के साथ साथ वज्रपात को लेकर के भी है, क्योंकि ठनका गिरने से जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए हालांकि लॉकडाउन है, बावजूद इसके फिर भी एहतियातन आप देखिए कि मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं, मौसम वैज्ञानिकों ने अपील की है, और खास करके जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि अभी इस वक्त आपदा की घड़ी है। एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ यास का तूफान का तबाही का मंजर, तो इसलिए घरों से बेवजह बाहर न निकले। और जिला नियंत्रण कक्ष की तरफ से अगर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो तो मदद मांगने के लिए भी जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिला आपदा प्रबंधन की तरफ से जो शाखा का कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां का नंबर जारी किया गया है, ताकि किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सके। और नियाज अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि इन तेज हवाओं की वजह से जो बारिश की संभावना और बिजली गुल होने की जो संभावना है वो ज्यादातर है। तो कई इलाकों में चूंकि कोरोना का समय है, अस्पतालों में खास करके मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिजली न काटी जाए, इससे नुकसान न हो। और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे तैयारी करने को कहा गया है, बल्कि तैयार है, पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। सबसे ज्यादा चिंता जल जमाव की है कि अगर मान लीजिए 150 mm या 160 mm बारिश होती है राजधानी पटना में, तो जल निकासी की समस्या न हो, इसके लिए बुडको की तरफ से, पटना नगर निगम की तरफ से जो 72 वार्ड हैं, उन वार्डों के तमाम जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। और जो नहर का पोर्शन है उस पोर्शन में सफाई लगातार चल रही है, ताकि अगर ऐसी विषम परिस्थितियां होती है तो इससे निपटा जा सके। और रही बात तापमान की, तो तापमान में लगभग कल तक 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे गिरा था। आज इसकी संभावना 13 डिग्री तक हो सकती है, यानी कि ठंड आपको इस मई के मौसम में ठंड का एहसास दिलाएगी यास। जी बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से यास ने दस्तक दे दी है और उसको लेकर के जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी अलर्ट मोड पे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गिरिडीह में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निजी संस्थान ने निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया है। इस कैंप में 18 से 44 वर्षीय तक के 200 लोगों को टीका लगाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मी समेत संस्थान के कई सदस्य मौजूद रहे। दैनिक साधु सभा के द्वारा निःशुल्क कोविड टीकाकरण कैंप लगाया गया है सदर अस्पताल गिरिडीह के सहयोग से। आज हम लोग इस कैंप में 200 लोगों का टीकाकरण करने का व्यवस्था किए हुए हैं। साथ ही साथ गिरिडीह वासियों से अपील भी कर रहे हैं कि जो लोग अभी तक टीका नहीं लिए हैं और अवश्य रूप से टीका ले लें, ताकि कोविड चेन को तोड़ा जा सके। हम सभी जान रहे हैं कि अभी भी हमारे देश में कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, और इस चैन को अगर तोड़ना है तो टीका को लेना होगा और सभी लोगों को लेना होगा। टीका सुरक्षित है। वहीं मुजफ्फरपुर से एक थानेदार पर छेड़खानी का आरोप लगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिले के मिठनपुर थाने का है, जहां प्रेम प्रसंग में धोखा खाई पीड़िता थाने में आवेदन देने पहुंची तो उसे थानेदार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियातन चेहरे पर दुपट्टा लपेटी आवेदिका से बार बार थानेदार ने दुपट्टा हटाने की बात कही। इसके बाद थानेदार आवेदिका से बदसलूकी से पेश आया। इस मामले को लेकर आवेदिका ने व्हाट्सएप के जरिए मुजफ्फरपुर रेंज के आईजी को पूरी घटना की जानकारी देते हुए मदद की गुहार लगाई है। हालांकि थानेदार ने मीडिया के सामने इन तमाम इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया है।
का मामला आया सर क्या? हाँ, उसमें वो आवेदका द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि 3 वर्ष से शादी के नाम पर झांसा दे करके यौन संबंध शहंशाह और उनके परिवार के द्वारा कराया जा रहा था। इस संबंध में मिठनपुरा थाना कांड संख्या 105/21 दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। जांच 3 कोठिया निवासी हमारे मित्र मोहम्मद फिरोज साहब की बच्ची के साथ कोई मामला हुआ, घटना हुआ, तो केस करने के लिए मैं अपने मित्र मोहम्मद फिरोज, उनकी बच्ची और उनकी वाइफ को लेके मैं साथ में मिठनपुरा थाना गया था केस करने के लिए। थाना प्रभारी महोदय मिले, हम लोगों ने आवेदन दिया और आवेदन को थाना प्रभारी ने देखा और बोला गुस्से में कि ये आवेदन किसने लिखा है। तो हमने बोला कि वकील साहब ने लिखा है। तो उन्होंने कहा वापिस करते हुए कि इस पे दस्तखत करा के आप लाइए, ऐसे नहीं होगा। मैं कल मिठनपुरा थाना गई अपनी शिकायत लेके। इंस्पेक्टर वहाँ के पहले तो मेरा एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे, मैं नकाब में थी, वो मेरा नकाब हटा के फेस देखते, फिर एप्लीकेशन रीड करके मुझे वापस कर देते, कहते जो एडवोकेट है उसका साइन करवा के लाइए। फिर जब मैं डीएसपी सर से बात की तब जाकर उन्होंने मेरा एप्लीकेशन लिया। उन्होंने इतनी गंदी गाली दी, एप्लीकेशन रीड करके मैं बोल भी नहीं सकती, उन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। फिर मैं वहाँ रोने भी लगी, मेरे मम्मी पापा भी रोने लगे। फिर मैं IPS सर, DJP और भी इनसे रिलेटेड जो भी है बिहार के, मैंने सबको अपनी ये शिकायत दी कि इंस्पेक्टर सर ने मेरे साथ ऐसे किया। अब मुझे वही बिहार में आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना आम बात हो गई है। निजी विवाद में गोली मारे जाने का ताजा मामला सहरसा जिले से सामने आया है, जहां पस्तपार ओपी शिविर क्षेत्र में श्राद्ध कार्यक्रम में हुए विवाद के दौरान एक 30 वर्षीय युवक को गोली मार दी गई। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं घटना के बाद मुख्य आरोपी मौके से फरार है। मामले को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए छानबीन शुरू कर दी है। तो मामूली विवाद में युवक को गोली मारी गई है। तो मामूली विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। आपको बता दें कि बिहार में आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना अब आम बात हो गई है। निजी विवाद में गोली मारे जाने का ताजा मामला सहरसा जिले से सामने आया है। वहीं कासगंज और एटा से आगरा की ओर रोडवेज जैसा रंग में रंगी प्राइवेट बसों के खिलाफ प्रशासन ने मुहिम छेड़ दी है। टुंडला के एसडीएम बुशरा बानो की अध्यक्षता में वाहन जांच किया गया। शिकोहाबाद के सुभाष चौराहे पर किए गए इस वाहन जांच में एसडीएम ने स्वयं बसों को रुकवाकर उनके कागजों की जांच की। वहीं बिहार में अच्छी सुविधा देने को लेकर सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन गोपालगंज में करोड़ों रुपए से बना उप स्वास्थ्य केंद्र स्थानीय लोगों को मवेशियों का चारा रखने का और सुलभ शौचालय के रूप में इस्तेमाल करने के सिवा और कुछ भी नहीं है। वहीं गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र होते हुए भी स्थानीय लोगों को इलाज कराने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आपको बता दें कि लाख शिकायत करने के बावजूद स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई सूद नहीं ली गई है। लेटरिन को के लोग भर दहले बा, हमार भूसा भिजत रहुए तो धो दे जंगला चौकट सब लोग चोरा ले गइल बा। एमे कहियो डॉक्टर वैद्य ना आवेले, कहियो दवा बीरो ना होला। हेजु के एवन डॉक्टर वैद्य रहे जे लोग रहे दी। तो ई देखी आज 10 साल भइल एकरा बनले ना, एमे कोनो डॉक्टर आवता रे ना कुछ ना दवा मिलला। ऐसे सब आम कुत्ता बिलाई सब एमे घूमत रहे, ना केहू के देख रेख में बा ना कोनो एथी बा। ऐसे कोनो हमनी के फायदा नहीं। ये अस्पताल जब से खुलल बना तब से हमें दवाई मिलेला ना कुछ मिलेला। हमारा होश में तो बुझा तो चालू है ना भाई, ठीक बा। ओकरा बाद से खाली भूसा रहेला, हमें लोग पैखाना वैखाना करेला, हमें गाय वाय रहेली सब, बस हमें दवाई वाई कुछ ना मिलेला।
वहीं दिल्ली सीमा पर चल रहे धरने का 6 महीने पूरा होने और सरकार की उपेक्षा के खिलाफ बुधवार को देशव्यापी काला दिवस के तहत भाकपा माले अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में जिले के किसानों ने काला दिवस मनाया। जगह जगह काले झंडे फहराया गया और प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका गया। हाथों में अपनी मांगों का प्ले कार्ड लिए नारे लगा रहे थे। केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को बिना शर्त वापस लेने, बिहार में 2006 से बंद एपीएमसी मंडियों को पुनः बहाल कर खरीद शुरू करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल 23 फसलों के साथ गन्ना, आलू, प्याज, दूध और मछली को भी शामिल करने की मांग की गई। बटाईदार किसानों को पहचान पत्र देते हुए सरकारी सहायता, रोहिणी नक्षत्र में धान का बिचड़ा डालने के लिए नहरों के अंतिम छोर तक पानी दिया जाए और प्रस्तावित बिजली बिल 2020 को वापस लेने की मांग की गई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने धरना दिया है। बिहार में भी काला दिवस मनाया गया। बटाईदार किसानों को पहचान पत्र देते हुए सरकारी सहायता की मांग की गई है और बंद एपीएमसी मंडियों को फिर से बहाल करने की अपील की गई है प्रदर्शनकारियों द्वारा। तो ये लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन लगातार जारी है और अब इसी सिलसिले में भारतीय किसान यूनियन और भाकपा माले के संगठन ने देशव्यापी काला दिवस मनाया। में खबरें आ रही हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, कर्नाटक से, त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिहार के कोने कोने से, सभी राज्यों से खबरें आ रही हैं। बड़े पैमाने पर आज का विरोध दिवस मनाया जा रहा है। आज जो माहौल है, सरकार अगर अब भी नहीं चेती तो हिंदुस्तान में इनकी जमीन हम खिसका देंगे। जिन तबकों पर वो दमन कर रहे हैं उन सभी को हम संगठित करेंगे। किसान आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है। काला कानून किसान मना रहे हैं। जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के आह्वान पर हमेशा किसान संघर्ष समिति के जो भी आह्वान हुआ है, चाहे वो सड़क जाम हो, भारत बंद हो, उपवास हो, ट्रैक्टर मार्च हो, सभी में सम्मिलित होने का काम किए हैं। आज पप्पू यादव जेल में है, लेकिन जन अधिकार पार्टी आज सभी बिहार के सभी जिले में आज काला दिवस मना रही है। यह काला दिवस किसान आंदोलन का आज 6 माह हो गया। तीनों कृषि कानून वापस करने के सवाल पर और एमएसपी का कानून बनाने के सवाल पर किसान, लाखों किसान जाड़ा, गर्मी, धूप, बरसात में सड़क पर आज 6 माह से बैठे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के अड़ल रवैया के कारण आज कृषि कानून वापस नहीं हो रहा है। वह केवल उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाना चाहते हैं। यह साबित हो गया 6 माह से किसान जो रोड पर बैठे हैं, सड़क बैठे हैं और वापस नहीं किए कृषि कानून। यह साबित करता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को देश के किसानों से कोई मतलब नहीं है, देश के आम नागरिक से कोई मतलब नहीं है, केवल यह उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।